हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज ये इस कोर्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे वन्य संपदा एवं वन्य जीवों के बारे में। क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। क्लियर, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं वन्य जीव एवं वन्य संपदा की। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि आपको क्लियर रखनी है। पहली बात तो ये कि आपको याद रखना है कि ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये एक परीक्षा वाणी की बुक आती है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, वो वाली बुक, प्लस एक घटना चक्र की बुक आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर। तो उन दोनों बुक्स का एक कंपाइलेशन है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो नोट्स हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं। क्लियर, तो सबसे पहले तो मैं आपको इन नोट्स के फ़ायदे बता देता हूँ। देखिए आपको याद रखने हैं कि ये नोट्स जो हैं मेरे पास में रेडी हैं। क्लियर, तो इन नोट्स से अगर जो मैं पढ़ाऊँगा तो इस कोर्स को ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप मेरा ये कोर्स देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके वाला, तो इससे पहले 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ इस कोर्स की, और एक वीडियो जो है वो लगभग 30 मिनट की वीडियो रहती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस 30 मिनट की वीडियो में मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ कि अगर आप कहीं और से जाकर देखोगे तो शायद हो सकता है कि आप 5 या 6 वीडियो भी देखो तो उतना कवर ना कर पाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है इस कोर्स का। क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आप इन नोट्स से पढ़ोगे तो पहला तो ये है कि ये कोर्स जल्दी ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि नोट्स मेरे पास में रेडी है। दूसरा ये कि इतना कंटेंट आपको एक वीडियो में मिलेगा नहीं जितना मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब दूसरी बात यह है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो हो सकता है कहीं कहीं पर कोई वर्ड आपकी समझ में ना आए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो यहाँ पर लिखा है मैं उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूँ, और मैं करता भी हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो कभी कभी हो सकता है कि कोई वर्ड आपको समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आपको बड़ी ध्यान से देखना है, तो वो वाली प्रॉब्लम शायद आपको ना आए, राइटिंग वाली। क्लियर, अब इसके बावजूद भी अगर राइटिंग को लेकर कोई समस्या आती है कुछ लोगों को, तो उसके लिए समाधान ये हो सकता है कि फिर मैं क्या करूं कि इन्हीं नोट्स की पीपीटी तैयार करूं फिर आपको पढ़ाऊं। ठीक है, अब उसमें नुकसान क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसमें नुकसान ये होगा क्योंकि मेरे पास में अभी कोई कंटेंट राइटर नहीं है, तो पीपीटी मुझे खुद से बनानी पड़ेगी, उसमें चला जाएगा कुछ समय। तो फिर क्या होगा, ये जो कोर्स हम लोगों ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश जीके का, इसकी वीडियो शायद 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद में आए। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। एक लास्ट बात फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इनमें केवल राइटिंग का इशू आपको हो सकता है, राइट, और राइटिंग का इशू भी आपको नहीं होगा अगर आप डिस्कशन को ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर, तो यही सब मुझे आपको बताना था। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं पीपीटी बनाकर आपको पढ़ाता हूं तो ये कोर्स जो है लंबा खिंच जाएगा। इसकी वीडियो जो है लगभग 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद में आएगी। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने हिस्से पर वन होना आवश्यक बताया गया है, तो भूलना नहीं है 33.33% हिस्से पर जो है वन होना आवश्यक बताया गया है। और इनमें से भी 60% वन जो है वो पर्वतीय वन होने चाहिए, और 25% वन जो है वो मैदानी वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की है देश की, और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है उत्तर प्रदेश के लिए भी। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 6.09% हिस्से पर ही वन है। होने कितने पर चाहिए? 33.33% हिस्से पर, लेकिन है कितने पर अभी? 6.09% हिस्से पर। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखिए, भारत के कुल खनिज उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है उसका योगदान कितना है? उसका योगदान केवल 2% है। क्लियर, इससे पहले वाले डिस्कशन में खनिज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है वो निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है अगर हम लोग बात करते हैं खनिज उत्पादन की। क्लियर, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुल रिकॉर्डेड वन है, उत्तर प्रदेश में जो कुल रिकॉर्डेड वन है वो कितने हैं? वो हैं 6.88%, और इनमें भी जो
आरक्षित वन है वो है 72.79%। क्लियर। देखिए ये सारे डेटा हैं, एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में वन कितने हैं। उत्तर प्रदेश में वन है अभी 6.09%। क्लियर। और उत्तर प्रदेश में वृक्ष कितने हैं, वृक्ष तो वो भी आपको याद रखना है 3.09%। क्लियर। तो टोटल जो उत्तर प्रदेश का ग्रीन कवर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको ऐड कर दो इसके साथ में। ठीक है, मतलब 6.09 प्लस 3.09 तो ये आ जाएगा 9.18%। क्लियर। इतना उत्तर प्रदेश में ग्रीन कवर है जिसमें वन भी आ जाएंगे और जिसमें वृक्ष भी आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। आगे आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए जो चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़, उससे राल का बिरोजा और तारबीन का तेल बनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो खैर का वृक्ष होता है, खैर का वृक्ष, उससे कत्था बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसके बारे में। सेमेल और गुरेल के वृक्ष से माचिस बनती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, पेड़ हैं और उनके उपयोग हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बबूल की छाल से जो है चमड़े की रंगाई की जाती है, याद रखना है। तेंदू का जो पत्ता होता है उससे बीड़ियां बनती है। क्लियर। साखू या फिर महुआ, इनके जो पत्ते होते हैं उनसे पत्तल बनती है। पत्तल, पत्तल जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बनती है साखू और महुए के पत्तों से। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है अति सघन वन क्षेत्रफल और दूसरा होता है वन क्षेत्रफल और तीसरा होता है खुला वन क्षेत्रफल। तो इन तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले जिले की। तो उस जिले का नाम आपको याद रखना है, वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा अति सघन वन क्षेत्रफल पाया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले की, तो उसका नाम है सोनभद्र। क्लियर। और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो भी सोनभद्र है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन कौन से हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पर है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है पूरे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में लखीमपुर खीरी, उसके बाद मिर्जापुर और चौथे नंबर पर आता है पीलीभीत। क्लियर। तो यहां पर आपको क्लियर रहना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अति सघन वन क्षेत्रफल अलग है, वन क्षेत्रफल अलग है और खुला वन क्षेत्रफल अलग है। और यहां पर हम लोगों ने बात करी है सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उनकी। तो उनमें सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है वो है भदोई में। ठीक है, तो भदोई का नाम आपको याद रखना है। और बात करें 4 जिलों की, तो सबसे कम है भदोई में, भदोई से थोड़ा ज़्यादा है मऊ में, उसके बाद संत कबीर नगर और उसके बाद मैनपुरी। तो इन 4 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वो जिले हैं जहां सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक 1% वाले जिलों की। तो देखिए सोनभद्र में ही जो है वो सबसे ज़्यादा 1% भी है, वन क्षेत्रफल भी सोनभद्र में ही है और 1% भी सोनभद्र में ही है। बात करें 4 जिलों की, तो देखिए सोनभद्र में 1% सबसे ज़्यादा है, उससे कम थोड़ा चंदौली में है, उससे कम थोड़ा पीलीभीत में है और उससे कम थोड़ा मिर्जापुर में। ठीक है, तो इन 4 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ये वो 4 जिले हैं जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1% है। क्लियर। आगे बात करते हैं सबसे कम 1% वाले जिलों की। तो उनमें आपको याद रखना है भदोई का नाम। सबसे कम वन क्षेत्रफल भी भदोई में ही है और सबसे कम 1% भी भदोई में ही है। बात करें 4 जिलों की, तो देखिए भदोई में सबसे कम 1% है। क्लियर। उससे थोड़ा ज़्यादा है मैनपुरी में, उससे थोड़ा ज़्यादा है देवरिया में और उससे थोड़ा ज़्यादा है मऊ में। ठीक है, तो इन 4 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ये कौन से 4 जिले हैं, यहाँ पर सबसे कम 1% पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि जो सामाजिक वानिकी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1968 में जो 9वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन हुआ उसमें बेस्टो बॉय के द्वारा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी योजना है उसकी शुरुआत हुई थी 1979-80 के दौरान। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है एक पेड़ है जिसका नाम है यूकेलिप्टस। इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। क्लियर, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में 2001 में हुई थी, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो वानिकी योजना है उसकी शुरुआत जो है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से 1998 में हुई थी, याद रहेगा आपको। आगे बात करें सहभागी वन प्रबंधन, इसकी जो शुरुआत है वो प्रदेश में जापान के सहयोग से हुई थी सन 2010 में। क्लियर। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस योजना के तहत जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके बेलहत्ती ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। आगे बात करें वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है 2007-8 से, ये भी आपको याद रखना है।
और वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना जो है ये चल रही है 2012 और 13 से, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वन महोत्सव ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव जो है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में 1952 से मनाया जा रहा है, 1952 से मनाया जा रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। देखिए वन्यजीव संरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो 1935 में भारत सरकार के द्वारा देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार या फिर जिसको कहा जाता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की गई और वन्यजीव संरक्षण को लेकर भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसको कहा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की गई और ये एशिया का पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 1935 में स्थापना होती है मोतीचूर वन्यजीव विहार की और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 1936 की। 1936 में स्थापना होती है हैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि देश का जो पहला वन्यजीव परिरक्षण संगठन है उसकी स्थापना भी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी 1956 में। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण वन क्षेत्र का 1/3 भाग जो है वो इसी संगठन के अधीन आता है। वन्यजीव परिरक्षण संगठन जो है इसके नियंत्रण में वो आता है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 1 नेशनल पार्क है, 2 राज्य प्राणी उद्यान है, 3 टाइगर रिजर्व हैं, 12 राज्य वन्यजीव विहार हैं और 13 राज्य पक्षी विहार हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, राज्य प्राणी उद्यान, टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, ठीक है। तो ये आपको काफी अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान दुधवा की। देखिए ये जो है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें कौन से जिले में फैला हुआ है तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में ये फैला हुआ है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर बारासिंगा और शेर इनको संरक्षण मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी और 1977 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। क्लियर। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1879 में। क्लियर। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, एक तो यही है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा है इसमें कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहराइच में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा इसमें आता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पर स्थित है, ये है लखीमपुर खीरी में। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है उसको 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया, ठीक है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है उसका पहला जो टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है, उसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी आपको याद रखना है, वो है बिजनौर का अमनगढ़ क्षेत्र। देखिए ये जो बिजनौर का अमनगढ़ क्षेत्र है, अगर जो आपने मैप देखा है, बिजनौर जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है, ठीक है। तो ये जो बिजनौर का अमनगढ़ क्षेत्र है ये जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उसका बफर क्षेत्र है। क्लियर। आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए एक तीसरा टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में जिसको 2014 में घोषित किया गया, उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लियर। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल। आगे बात करते हैं राज्य प्राणी उद्यान और पार्कों की। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये है गोरखपुर जिले में स्थित। क्लियर। रात्रि वन्यजीव पार्क या फिर नाइट सफारी पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, आपको याद रखना है। ये जो पार्क है ये विश्व का चौथा और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं वन्यजीव विहार की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको बताना है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्य के प्राणी उद्यानों की, वन्यजीव विहारों की और पक्षी विहारों की, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र
और एक तितली पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, याद रखना है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान और एक और तितली पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है उसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं लोयन सफारी पार्क और एलिफेंट सफारी पार्क। ये कहाँ पर स्थित है दोनों? ये है इटावा जिले में, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें, देखिए ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है इसी में हाथियों के पुनर्वास हेतु एक रेस्क्यू केंद्र की स्थापना की गई। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य जो है इसी के अंतर्गत स्थापित किया गया, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत। और देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र भी जो है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत ही है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आपको याद रखना है कि भालुओं का एक रेस्क्यू सेंटर और मयूर संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये है मथुरा में, क्लियर। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। कैमूर वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है, याद रखना है आपको। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, क्लियर, याद रखना है। ये जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर और बागपत इन जिलों में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, क्लियर। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है ये प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, क्लियर, याद रखना है आपको। आगे बात करें, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? यह है महराजगंज जिले में। सुहेलवा वन्यजीव विहार, सुहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? यह है श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में, याद रखना है आपको। कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार जो है ये वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या फिर जिसको बोलते हैं नवाबगंज पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पक्षी विहार की, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे वन्यजीव विहारों की, तो ये आपको क्लियर रखना है। सैंडी पक्षी विहार, सैंडी पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, याद रखना है। लाख बाहोस पक्षी विहार, लाख बाहोस पक्षी विहार जो है ये कन्नौज जिले में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, क्लियर, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, देखिए समन पक्षी विहार जो है ये मैनपुर जिले में स्थित है। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार जो है ये रायबरेली में स्थित है, क्लियर। विजय सागर पक्षी विहार जो है ये हमीरपुर और महोबा जिले में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर में स्थित है, राइट। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है ये गोंडा जिले में स्थित है, राइट। पटना पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। पटना पक्षी विहार जो है ये एटा जिले में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा जिले में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, क्लियर। सुरहताल पक्षी विहार या फिर इसको बोलते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये बलिया जिले में स्थित है, राइट। आगे अब हम लोग बात करते हैं कुछ दुर्लभ जीवों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है सारस, उसके बारे में आपको याद रखना है कि सारस जो है ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है और विश्व के लगभग 8,400 में से 40% जो है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, क्लियर, याद रखना है आपको। गिद्ध जो है गिद्ध भी जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, याद रखना है आपको। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा वाली डॉल्फिन है, उसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी पहली बात तो कुछ नाम है, इसको सुइस कहा जाता है, सुइस या फिर सुसु, क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो सर्वाधिक संख्या है वो इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में जो गंगा नदी है उसमें पाई जाती है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, बारहसिंगा जो है उसकी कुछ प्रजातियों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि सेरवन डॉयलिसी, डिस्पिड हेयर और चरज, क्लियर, ये क्या है? ये बारहसिंगा की प्रजातियां हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें कछुआ प्रजनन केंद्र की, तो कछुआ प्रजनन केंद्र जो है ये लखनऊ के कुकरैल में और वाराणसी के सारनाथ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, क्लियर, याद रखना है आपको। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ के कुकरैल में स्थित है, याद रखना है आपको। कछुआ पुनर्वास योजना जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में
गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत 1986 और 87 में होती है, याद रहेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ के कुकरैल में, और जो बहराइच का कतरनिया घाट है वहाँ पर स्थित है। क्लियर? क्या? घड़ियाल प्रजनन केंद्र। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की अगर जो हम लोग बात करें, इसका काम क्या है? इसका काम है जो टाइगर हैं उत्तर प्रदेश में उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इसको लेकर एक फोर्स बनाई गई है जिसमें कितने सदस्य हैं? जिसमें सदस्य हैं 112। तो ये भी आपको याद रखना है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में 112 सदस्य हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1992 में, आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो हरित पट्टी विकास योजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2012-13 में हुई थी। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में 2001 में हुई थी, आपको याद रखना है। और टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, टोटल फॉरेस्ट कवर योजना जो है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2014-15 में हुई थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करें, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो है ये लखनऊ में स्थित है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह जो है वो 1 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बात करें, देखिए अलीगढ़ का जो गभाना क्षेत्र है और इलाहाबाद का जो मेजा कोरांव क्षेत्र है, कौन कौन सा? अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और इलाहाबाद का मेजा एवं कोरांव क्षेत्र जो है वो काले हिरण के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो इको टूरिज्म पॉलिसी है उसकी शुरुआत होती है 2014 से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अगर वीडियो को एक बार देखने से आपको याद नहीं होता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना है और अपने खुद के नोट्स बना लेने हैं और उनको याद करना है बार बार। ठीक है, तभी जाकर ये सारे फैक्ट्स आपके याद हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल श्योर रहो। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ धातु और उनके अयस्कों के बारे में लिखा गया है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। बात करें एल्यूमिनियम धातु की, देखिए एल्यूमिनियम के जो अयस्क हैं वो हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये जो हैं एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। बात करें चांदी की, सिल्वर की, देखिए इसके जो अयस्क हैं वो हैं अर्जेराइट, नेटिव सिल्वर और एजुराइट। तो ये क्या है? ये चांदी के अयस्क हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला सेक्शन था इस टॉपिक का, कौन से टॉपिक का? वन्य संपदा एवं वन्य जीव। राइट, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो हम लोगों ने थ्योरी वाले सेक्शन में काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप कि आपने पूरा का पूरा डिस्कशन जो है बड़ी ध्यान से सुना होगा और ये फैक्ट्स बहुत हद तक आपको याद भी हुए होंगे। ठीक है, और अगर जो नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये याद होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखिए आपको बताना है कि जो बखीरा पक्षी विहार है ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बखीरा पक्षी विहार जो है ये संत कबीर नगर में स्थित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और पहले ये सारे क्वेश्चन जो हैं खुद से ट्राई करने हैं, खुद से इनके आंसर निकालने हैं और फिर बाद में मेरे आंसर से उनको मैच कराना है। ठीक है, और आपको वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपको ये जरूर बताना है कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो आपको याद रखना है यूकेलिप्टस। क्लियर, तो यूकेलिप्टस जो है इसको पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उन्नाव में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो पक्षी विहार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए हम लोगों ने बात की थी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है या फिर जिसका दूसरा नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, वो प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है उन्नाव में स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी विहार। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे बड़े पक्षी विहार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाख बाहोश पक्षी विहार। लाख बाहोश पक्षी विहार जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है और ये कहाँ पर स्थित है? ये है कन्नौज में स्थित। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच कराना है, इधर जो है पक्षी विहारों के नाम दिए हुए हैं और इधर जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो देखते हैं,
नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? ये है उन्नाव में। क्लियर। ओखला पक्षी विहार जो है ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। क्लियर। समसपुर पक्षी विहार जो है ये रायबरेली में स्थित है। और पार्वती अर्गा जो पक्षी विहार है ये गोंडा जिले में स्थित है। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। क्लियर। याद रखना इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो यहाँ पर बात हो रही है वन्यजीव विहार की, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव विहार है उसका नाम है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कितने? 33.33% हिस्से पर जो है वो वन होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 हिस्से पर। क्लियर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो यहाँ पर बात हो रही है वन्यजीव विहार की, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। प्रदेश का सबसे पहला जो वन्यजीव विहार है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कहाँ पर स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखने हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको बताना है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरा आपको याद रखना है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको बताना है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कहाँ पर स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। और जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है ये मेरठ जिले में पड़ता है बेसिकली। ठीक है। बात करें पक्षी विहारों की, तो देखिए आपको याद रखना है कि प्रदेश का सबसे पहला जो पक्षी विहार है वो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, या फिर जिसको बोलते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? ये है उन्नाव में। क्लियर। और जो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है उसका नाम है लाख बाहोश पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में पड़ता है। और जो प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है उसका नाम है पटना पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है। तो ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वन्य जीव विहारों के बारे में और पक्षी विहारों के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? क्लियर। बात की थी इसके बारे में। लोयन सफारी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत इटावा जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है कि वन जो है वो नवीनीकरण संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, देखना आपको सही है कि नहीं है। और इसका कारण ये दिया हुआ है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, कथन और कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो वन होते हैं वो नवीनीकरण संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, और ये जो है पर्यावरण की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। लेकिन वनों का नवीनीकरण होना वो एक कारण नहीं है पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने का। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ, तो कब हुआ है? इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये हुआ है सन 2001 में। क्लियर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है हस्तिनापुर। क्लियर। जो चंद्रप्रभा है ये सबसे पहला वन्यजीव विहार है। क्लियर। याद रखना है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, और उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो आपको बताना है कि कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला वो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी है और वन प्रतिशत भी है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। सुरहताल पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के
बलिया जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आज की थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। आपको कमेंट जरूर करनी है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो सही कर पाए हैं। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी है। हम लोगों ने बात करी है वन्य संपदा और वन्य जीवों के बारे में, क्लियर। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो थ्योरी वाले सेक्शन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज, क्लियर। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।